नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 अप्रैल के द हिंदू समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस अंक में हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जो कल अभ्यास प्रश्न दिए गए थे उसके मैं आपको उत्तर बता दूंगा। उसके बाद आज के समाचार पत्र में जो भी महत्वपूर्ण समाचार होंगे उनका हम विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर सबसे अंतिम में हम प्रारंभिक परीक्षा के 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके अलावा जो है मुख्य परीक्षा के 2 क्वेश्चंस के ऊपर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं जो आपको कल दिए गए थे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3, 4 और 5। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको सिर्फ क्या करना था, इन 5 भाषाओं में से किसी भाषा को क्या करना था, छांटना था। और यहाँ पर जैसे ही आपकी नज़र गुजराती पर पड़ती है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि गुजराती क्या है, एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। और यहाँ पर इसके कारण जो है आसानी से आपको पता चल जाता कि पहला जो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3, 4 और 5 क्या है, हमारे शास्त्रीय भाषा का उनको क्या मिला है, दर्जा मिला हुआ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। और क्वेश्चन 2 क्या है, पाइका विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा आपका, सही होगा कि सैनिकों का एक वीरतापूर्ण विद्रोह जो कि ओडिशा के खुर्दा में हुआ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और आपका पहला कथन था कि न्यूट्रिनो एक उप परमाणविक कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है और इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। और दूसरा था प्रस्तावित भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला केरल के थेनी जिले में पश्चिम बोडी पहाड़ियों में अवस्थित होगी। और यहाँ पर आपको बताना था इसमें से कौन से कथन सही हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या हैं, गलत है। यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है विदेशी मुद्रा अस्थियां, दूसरा है स्वर्ण भंडार और तीसरा है आपका SDR। और यहाँ पर आपको बताना था कि इन तीनों में से कौन कौन जो है आपके विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है, शामिल होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर होगा डी, यानी कि तीनों के तीनों क्या होते हैं, मिल करके हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है और आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तर क्या होगा आपका डी, यानी कि विदेशी मुद्रा अस्थियां, दूसरा स्वर्ण भंडार और तीसरा SDR, तीनों के तीनों क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या है, शामिल होते हैं। आइए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको कल दिया गया था अब उसके उत्तर देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। और पहला आपका क्या था ऑप्शन कि क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह हैं जबकि धूमकेतु चट्टानी और घनीभूत सामग्री से मिलकर जमी हुई गैसों से बनते हैं। और यहाँ पर आपका जो पहला कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि क्षुद्र ग्रह अधिकतर बृहस्पति और मंगल के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं जबकि धूमकेतु ज्यादातर शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपका दूसरा कथन क्या है, गलत हो जाता है। और तीसरा कथन क्या है कि धूमकेतु एक बोधगम्य चमकदार पूंछ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते। और यहाँ पर आपका तीसरा कथन भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि धूमकेतु क्या होते हैं, आप यहाँ पर देखा होगा आपने कि ये क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं। और यहाँ पर इसके कारण इनकी एक क्या होती है, चमकदार पूंछ भी आपको दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आपका 1 और 3 जो आपका कथन था वो क्या है, आपका सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 और 3। आइए अब आज के समाचार पत्र में छपे कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है पेज नंबर 12 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है जिसका टाइटल क्या है, द एबोल्यूशन ऑफ एफकेट। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 4 अप्रैल को जो है कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश 2021। यहाँ पर जो है
ये अध्यादेश क्यों लाया गया? क्योंकि हमारा जो है संसद अभी क्या है, काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर उसका जो है सत्र नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि फरवरी में जो है लोकसभा में जो है एक बिल लाया गया था जिसका नाम था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, ठीक है। और ये बिल जो है अंतिम सत्र तक जो है पास नहीं हो पाया और इसी के कारण सरकार को जो है ये अध्यादेश यहाँ पर लाना पड़ा है। तो आपको ये समझ लेना है कि अध्यादेश का नाम क्या है, तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अध्यादेश। और आपको ये भी समझ लेना है कि सरकार इसे जो है कानून बनाना चाहती थी, इसे लागू कराना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करा पाई और इसीलिए यहाँ पर ये अध्यादेश लाया गया है। आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये एफकैट क्या है और जो है सीबीएफसी क्या होता है। देखिए, जो भी फिल्में हमारी बनती हैं उन्हें जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, किसके द्वारा? सीबीएफसी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। मान लीजिए किसी फिल्म को जो है सीबीएफसी के द्वारा कोई सर्टिफिकेट दिया गया। इन सर्टिफिकेट के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा आगे चल करके, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो यहाँ पर जो है सीबीएफसी के द्वारा मान लीजिए किसी फिल्म को जो है कोई सर्टिफिकेट दिया गया, मान लीजिए यू सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन जो फिल्म बनाने वाला है वो क्या है, इससे सहमत नहीं है और वो चाहता है कि इसे कोई और सर्टिफिकेट दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो इस निर्णय के खिलाफ कहीं पर अपील करेगा। तो यहां पर क्या था, 1983 के पहले, ठीक है, 1983 के पहले जो है उसे कहाँ जाना पड़ता था? कोर्ट में जाना पड़ता था। आप सभी जानते हैं कि हमारे कोर्ट में पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित हैं और यहाँ पर जो है निर्णय आने में बहुत सारा समय लग सकता था। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, 1983 में जो है एफकैट का जो है क्या किया, निर्माण किया। यहाँ पर एफकैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण। मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सीबीएफसी के फैसले से, तो आप क्या करेंगे, इसी न्यायाधिकरण में जाकर के क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि आपको जो कोर्ट में समय लगने वाला था वो बच जाएगा और यहाँ पर एक जल्दी फैसला यहाँ पर आने की उम्मीद जगती है। तो यही मामला है किसका, एफकैट का। यहाँ पर जो है सरकार ने क्या किया कि इस एफकैट को जो है खत्म करने का यहाँ पर एक अध्यादेश लेकर के वो आई है। आइए समझते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण जो है एफकैट को जो है यहाँ पर खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पर जो है एक शीर्षक है, व्हाई हैज द ट्राइब्यूनल बीन एबॉलिश। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जो है सीबीएफसी के द्वारा कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है दिए जाते हैं, जिसकी चर्चा जो है इस पेपर में भी की गई है और आपके एग्जाम में भी इसे कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 4 तरह के सर्टिफिकेट सीबीएफसी देता है। एक है यू, दूसरा है यूए, तीसरा है आपका ए और चौथा है आपका एस, ठीक है ना। एस का मतलब होता है विशेष ऑडियंस, जैसे डॉक्टर या वैज्ञानिक तक सीमित। ए का मतलब होता है वयस्क दर्शकों तक सीमित और यूए का मतलब होता है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के लिए अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी। और यहाँ पर यू सर्टिफिकेट का मतलब होता है अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन, ठीक है। तो ये 4 तरह के सर्टिफिकेट सीबीएफसी देता था। यहाँ पर पिछले दिनों जो है इस सर्टिफिकेशन को लेकर के फिल्म निर्माणकर्ताओं और सीबीएफसी के बीच में जो है बहुत सारा क्या है, घमासान आपको देखने को मिला, बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली। यहाँ पर जो है एफकैट को लेकर के भी, उसके निर्णय को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, उसके कामकाज को लेकर के प्रश्न उठाए गए और यहाँ पर जो है बहुत सारी कमिटियां जो है सरकार के द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर 2 कमिटियां जो है महत्वपूर्ण है, एक है मुदगल कमेटी और दूसरा है आपका श्याम बेनेगल कमेटी। यहाँ पर जो है मुदगल कमेटी और बेनेगल कमेटी दोनों ने ही जो है ये कहा था कि कम से कम आपको सुधार करना चाहिए कि इसमें एफकैट में और सीबीएफसी में, लेकिन यहाँ पर जो है किसी ने ये नहीं कहा था कि आपको क्या कर देना चाहिए, एफकैट को जो है क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, एफकैट को एक तरीके से खत्म करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, उसके लिए ये अध्यादेश लेकर के आई है। आइए समझ लेते हैं कि आखिर में सरकार का क्या कहना है। सरकार का कहना है कि यहाँ पर जो है इस अध्यादेश को लाने का, यानी कि एफकैट को जो समाप्त करने का कदम है वो मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण किया गया है। यहाँ पर जो है 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सरकार को एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का निर्देश दिया था। यहाँ पर जो है
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या कहा गया था सरकार को कि वो क्या करे, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन करे। यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग जो है वो क्या देखता कि एफकेट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके काम में कुछ कमियां हैं, अगर वो कमियां हैं तो उससे कैसे ठीक की जाए, और वो सीबीएफसी पर भी नज़र रखता। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनाने का फैसला इसीलिए लिया गया था ताकि जो है एफकेट जो है सही तरीके से काम कर सके। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया, एक अध्यादेश ला करके पूरे तरीके से एफकेट को ही खत्म करने का यहाँ पर वो प्रयास कर रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि अगर ये एफकेट खत्म हो जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर एफकेट खत्म हो जाता है तो आपको क्या होगा, सारे अपील आपको कहाँ करने होंगे, कोर्ट में करने होंगे। और आप सभी जानते हैं जिसका मुद्दा यहाँ पर भी उठाया गया है, कहा गया है कि एफकेट जो है आज के टाइम में कम से कम 20 से 30 केसेस को जो है पर मंथ क्या करता है, सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर आप अपील कोर्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देरी होगी, जो भी यहाँ पर निर्णय आएंगे वो बहुत समय लग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में पहले से ही बहुत सारे मामले क्या हैं, लंबित पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आदेश आने में देरी हो सकती है और इसी बात को यहाँ पर जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई है इस न्यूज़ के लेखक के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि एफकेट क्यों एबॉलिश किया जा रहा है और एफकेट का काम क्या था। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण समाचारों पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर जो है पेज नंबर 1 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार आया है जिसका शीर्षक है डॉल्फिन बूम इन ओडिशा चिल्का लेक। तो यहाँ पर जो है चिल्का लेक में जो है जो डॉल्फिन दिखते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओडिशा राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जो है क्या किया गया था, इस साल जनवरी और फरवरी में डॉल्फिन की जनगणना की गई थी और उसी के अंतिम आंकड़े यहाँ पर रिलीज किए गए हैं और ये बताया गया है यहाँ पर कि डॉल्फिन की संख्या में जो है चिल्का लेक में जो है शानदार वृद्धि देखी गई है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सी डॉल्फिन की प्रजातियों की जनगणना की गई। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस जनगणना के दौरान 3 प्रजातियां दर्ज की गई थीं जिनका नाम क्या था, इरावदी डॉल्फिन, दूसरा है बोटल नोज और तीसरा है हम्पबैक। तो आपको जो क्या करना है, इन तीनों जो डॉल्फिन के नाम याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्का लेक में जो है कौन सी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, किसकी, डॉल्फिन की। यहाँ पर यह बताया गया है कि इन तीनों प्रजातियों में जो है क्या है, देखने में वृद्धि हुई है और यहाँ पर जो है इस वर्ष इन तीनों प्रजातियों को 544 जो है डॉल्फिन देखे गए हैं, जबकि पिछले साल जो है सिर्फ कितने थे, 233। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत बड़ा उछाल हुआ है, किसमें, इरावदी डॉल्फिन में, बोटल नोज डॉल्फिन में और हम्पबैक जो है डॉल्फिन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चिल्का लेक में अब देखी जा रही हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो इरावदी डॉल्फिन है वो पिछले साल जो है यानी कि 2020 में जो है वो 146 की संख्या में देखी गई थी, लेकिन जो है 2021 में इनकी संख्या कितनी हुई है, 162। यहाँ पर जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है हम्पबैक डॉल्फिन के मामले में देखी गई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि 2020 में राजनगर मैंग्रोव, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि राजनगर मैंग्रोव में जो है केवल 2 हम्पबैक देखे गए थे, लेकिन 2021 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 281। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम्पबैक डॉल्फिन है उनकी संख्या जो है 2 से बढ़कर कितनी हो गई है, 281। आपको राजनगर मैंग्रोव का भी नाम याद रखना है। आइए अब एक और खबर देख लेते हैं जो कि डॉल्फिन से ही जुड़ा हुआ है और वो आज के समाचार पत्र में पेज नंबर 10 पर है और यहाँ पर इस न्यूज़ का शीर्षक क्या है कि इंडस एंड गंगाज रिवर डॉल्फिन्स आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर जो है, जो पहले माना जाता था कि इंडस नदी में और गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं वो एक ही प्रजाति की हैं, यहाँ पर जो है उससे उलट बात कही जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडस और गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है वो क्या है, 2 अलग तरह की प्रजाति के डॉल्फिन हैं। आइए देख लेते हैं कि इस न्यूज़ में जो है हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन के विस्तृत विश्लेषण से ये पता चला है कि सिंधु और गंगा नदी डॉल्फिन एक ही नहीं बल्कि 2 अलग अलग प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है इंडस और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को जो है प्लेटानिस्टा गैंगटिका के तहत
दो उप प्रजाति के रूप वर्गीकृत किया गया था। अब इसे क्या होगा, चेंज किया जाएगा। यहाँ पर जो है बहुत सारे रिसर्चर के द्वारा जो है इन दोनों डेल्फिन का क्या किया गया है, डीएनए एनालिसिस किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि इंडस और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो दो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। यहाँ पर सिंधु नदी आप जानते हैं कहाँ बहती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहती है, और गंगा नदी भारत में बहती है। और यहाँ पर जो है जो रिसर्च कर रहे हैं इन सब बातों को लेकर के उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दो अलग अलग देश हैं जिनके बीच में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो है आपको याद रखना है कि द गंगा डॉल्फिन भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अनुसूची 1 का पशु है, और इसे एनेक्सर 1 ऑफ कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंजेंडर स्पीसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइट्स। आपको साइट्स का नाम याद रखना है। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर स्पीसीज। यहाँ पर जो है उसमें भी इसे शामिल किया गया है। और इसके कारण जो है इन पशुओं के, यानी कि जो डॉल्फिन का जो उत्तक होता है या जो नमूना होता है, आप उसे विदेशों में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं जब भारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण से साइट्स के द्वारा अनुमति ना मिल जाए। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने क्या कहा कि ये बहुत ही लुप्त प्राय क्या है, जीव हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है साइट्स के द्वारा, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं साइट्स का आपको क्या करना है, नाम याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया, कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पर जब तक ये जो है अनुमति नहीं दे देता तब तक यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो है एक दूसरे को जो है उत्तक या इसके नमूने हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। इसके कारण यहाँ पर जो है रिसर्च में और भी देरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है जानकारी आपको दी गई है। यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि IUCN, यहाँ पर IUCN की जो लुप्त प्राय प्रजाति का जो क्या है एक लिस्ट होता है, उसमें भी इन दोनों का नाम है। यहाँ पर जो है सिंधु और गंगा नदी की डॉल्फिन जो है वो IUCN के द्वारा जो है लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए जो यहाँ पर जो है रिसर्च में भी बहुत देरी हो रही है। आइए अब एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ की एनालिसिस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है न्यूज़ का शीर्षक क्या है, रनिंग लो ऑन वैक्सीन एज केसेस राइजेस, जो कि आपके पेज नंबर 12 में दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी कोरोना का जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि उनके स्टेट में जो है जो कोरोना को रोकने के लिए जो वैक्सीन उन्हें दी जा रही है, उनकी जो सप्लाई है वो क्या है, बहुत ही कम है, या फिर उनके पास जो है कोरोना वैक्सीन की स्टॉक जो है क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तो यहाँ पर इसी की यहाँ पर चर्चा की गई है और बताया गया कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण भारत, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादन करता है, उसके खुद के देश में जो है क्या हो गया है, वैक्सीन की कमी हो गई है। और इसका जो है दुष्प्रभाव जो है हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की कि हाउ बैड इज द शॉर्टेज। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्थिति अब जो है क्या हो रही है, खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पर यह बताया गया कि सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि 13.5 करोड़ जो है डोजेज जो है भारत में क्या है अभी उपलब्ध हैं, जिसमें से 10 करोड़ डोजेज को जो है लगाया जा चुका है। और अब भारत के पास क्या है, मात्र 3.5 करोड़ डोजेज जो है बचे हुए हैं, जिसमें से डेली जो है आपको 30 से 40 लाख डोजेज जो है लगाए जा रहे हैं। यानी कि आपके पास जो है 10 से 12 दिन का जो है स्टॉक बचा हुआ है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो दो प्रमुख वैक्सीन जो भारत के लोगों को लगाई जा रही है, उसमें एक है आपका कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है बनाया जाता है। और वो 90% जो है जितने भी डोजेज दिए जा रहे हैं लोगों को, उसमें से 90% किसका है, तो कोविशील्ड है, जिसे क्या कौन बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है दूसरी जो वैक्सीन उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन। यहाँ पर जो है इन दोनों कंपनियों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस के जो वैक्सीन वो बनाते हैं उसको प्रोडक्शन को वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके उत्पादन में तेजी ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने सप्लाई भी अच्छी मात्रा में की थी वैक्सीन की, लेकिन फिर भी जो है भारत में इसकी कमी है। और इसका कहीं ना कहीं एक मुख्य जो कारण है वो क्या है, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 6 करोड़ डोजेस को जो है क्या किया गया है, भारत में विदेशों को दिया गया है, और जिसके कारण जो है हमारे देश में कुछ जो है आपको वैक्सीन की
कमी दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हाट इज द कॉज ऑफ डेफिसिट में आपको इन बातों की चर्चा की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि कब तक जो है इसे जो है खत्म किया जा सकता है, जो भी शॉर्टेज है इसको कब तक खत्म किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि 1 अप्रैल के बाद से जो है देश में जो है 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, और यहाँ पर इसके कारण जो है वैक्सीन लगाने वालों की मांग भी क्या है, वो लगाने वाले भी बहुत ज़्यादा मात्रा में घरों से निकल करके क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा सरकार ने सोचा नहीं था, और यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को वो एनालिसिस करने में सरकार थोड़ी पीछे रह गई, जिसके कारण जो है हमारे देश में अभी देखने को मिल रहा है कि कोरोना वैक्सीन की कमी है। यहाँ पर जो है इसके अंत में ये बताने की कोशिश की गई है कब तक ये शॉर्टफॉल जो है खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अलावा जो है कुछ जो कंपनियां हैं जिनके अभी टेस्टिंग में चल रही थी क्या वैक्सीन, वो अगर उन्हें भारत में क्या कर दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि वैक्सीन की कमी कम हो सकती है। तो यहाँ पर जो है जॉनसन एंड जॉनसन, जायडस कार्डिला, नोवावैक्स, इस तरह के बहुत सारे जो वैक्सीन हैं उनको जो है भारत में जो है एक तरीके से आयात करने के लिए या फिर उत्पादन करके लोगों को लगाने का जो है अनुमति देने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ फिर भी जो है ये सारी चीज़ें जो है मई और जून में होंगी। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि मई और जून के महीने में जो है भारत में जो वैक्सीन की कमी है वो क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आइए अब एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ को देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 8 में आया है, जिसका शीर्षक है मेघालय विलेजर अपोजेज डैम ऑन उमंगोट। आप उमंगोट का नाम को तो याद रख ही लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उमंगोट देश की क्या है, सबसे साफ नदी माना जाता है। अब न्यूज़ क्या है यहाँ पर कि इसी सबसे साफ नदी जिसका नाम क्या है उमंगोट पर जो है सरकार के द्वारा जो है एक पन बिजली परियोजना बनाई जाने की योजना है, और जिसका आपका पावर क्या होगा तो 210 मेगावाट का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उमंगोट पर जो है 210 मेगावाट की पन बिजली परियोजना बनाए जाने की योजना है, और इसी का जो है विरोध वहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। ये बांध जो है पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के ऊपरी ओर प्रस्तावित है, यानी कि आपको यह भी याद रखना है कि ये जो बांध है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि परियोजना के दस्तावेज में ये कहा गया है कि अगर बांध बनता है तो उमंगोट के किनारे के 13 गांव के लोगों के डूबने से 296 हेक्टेयर जमीन खो जाने की संभावना है। और यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने कहा कि उमंगोट क्या है, भारत का सबसे साफ नदी है। तो यहाँ पर दूर दूर से जो सैलानी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और इसके कारण वहाँ के जो लोकल पीपल हैं, लोकल जो लोग हैं, उन्हें जो एक तरीके से आजीविका मिलती है। और ये सबसे बड़ा कारण है उन लोगों के द्वारा इसका विरोध करने का। उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो उनका जो जीवन यापन करने का जो तरीका है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर उन्हें लॉस होने वाला है। इसी को लेकर के जो है यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। आइए अब हम जो है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देख लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे है, और आज हम जो है 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको हिंट दूंगा और आपको क्या करना है, इसके आंसर रखने हैं, बनाने हैं, और आपको मैच करने हैं कि आपने कितना सही किया। आपको ये भी देखना होगा कि इन 10 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम क्या है, बहुत ही नज़दीक है। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं, पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है केंद्रीय गृह मंत्री, तीसरा है लोकसभा में विपक्ष के नेता, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और पांचवा है कैबिनेट सचिव। तो आपको इन पांचों में से बताना है कि जो 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है सीवीसी को बनाने के लिए, जो सिफारिश करती है, वहां पर जो है कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक हिंट देता हूं, और यहां पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मेंबर कमेटी है, यानी कि 3 लोगों का एक क्या है, कमेटी बनाया जाता है। उसमें कौन कौन से होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और तीसरा का होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि जो विपक्ष का नेता है वो क्या होता है, इसका मेंबर होता है। तो अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा इन पांचों में से।
आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्व सहायता समूह यानी कि एसएचजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है कि यह एक अनौपचारिक समूह है और सोसाइटी अधिनियम के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य है। और दूसरा है कि एसएचजी आपसी विश्वास के आधार पर अपने सदस्यों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, सी है आपका दोनों, और दूसरा है आपका कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ऋण देते हैं। और ये ऋण किनको देते हैं, जो इनके मेंबर होते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको एक तरीके से हिंट दे दिया है कि अगर आपको जो है स्व सहायता समूहों में से कोई पैसा ऋण लेना है तो आपको क्या करना होगा, आप उसके मेंबर बनिए और उसके आधार पर आपको वो क्या देंगे, पैसे देंगे। और बहुत ही उनको क्या है, इंटरेस्ट रेट वहाँ पर बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, बहुत ही कम जो है इंटरेस्ट रेट, और कह सकते हैं जीरो इंटरेस्ट रेट पे ये क्या करते हैं, आपको ऋण दे सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक ईजीडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है, विश्व बैंक, दूसरा है आपका विश्व आर्थिक मंच, और तीसरा क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम, और चौथा है हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है किसके द्वारा जो है ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक यानी कि ईजीडीआई जो है जारी किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पहला कथन क्या है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में अभियोजन के लंबित होने पर भी भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान शामिल हैं। और दूसरा है कि लोकपाल को किसी भी समिति, ट्रस्ट या निकाय जो विदेशी अंशदान प्राप्त करता है के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना स्वतः संज्ञान अथवा सक्रिय आधार पर प्रकट की जा सकती है। दूसरा है कि आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदक को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा है अनिवासी भारतीय शासन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो आपको ये है कि अगर आपने कभी भी आरटीआई का उपयोग किया होगा, आरटीआई के द्वारा जो है क्या है कोई जानकारी मांगी हो, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप भी एग्जाम देते हैं, हो सकता है कि भविष्य में आपको क्या है, आपको अपने एग्जाम का नंबर पूछना हो, उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं। जब आप आरटीआई लगाने जाएंगे तो आपको एक 10 रुपये का शुल्क जो है देना पड़ता है। मैं आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो कथन 2 है वो क्या है, सही है या नहीं। दूसरा है कि यहाँ पर क्या विदेशियों के द्वारा जो है आरटीआई का यूज किया जा सकता है। तो देखिए, जो भी विदेशी नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं या फिर जो बाहरी हैं, वो कुछ हद तक जो है आरटीआई का आवेदन करके आरटीआई के द्वारा जो है कुछ हद तक जो है जानकारियां ले सकते हैं, लेकिन वो वैसी जानकारियां नहीं ले सकते हैं जो हम ले सकते हैं, जो नागरिक ले सकते हैं। तो कुछ छोटी मोटी जानकारियां जो उनके ज़रूरत की हैं वो क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। और यहाँ पर जो है उनके द्वारा जो है एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से क्या किया जाता है, आरटीआई का जो है आवेदन किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि नागरिक चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। और आपका पहला कथन है कि इसमें संगठन के दृष्टिकोण और उद्देश्य से संबंधित वक्तव्य शामिल हैं। दूसरा है इसमें यह शामिल है कि नागरिक सेवा प्रदाता से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और तीसरा है आपका कि नागरिक चार्टर कानूनी रूप से परिवर्तनीय है। और चौथा आपका कथन है कि इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक से संगठन की अपेक्षाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर जो है नागरिक चार्टर के संबंध में जो है आपसे कुछ कथन पूछे गए हैं। अगर आप नागरिक चार्टर यानी कि सिटीजन चार्टर की बात करिए जाए तो यहाँ पर जो है उसके ऑब्जेक्टिव को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उसको लाने का
क्या मतलब कि उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो जो भी जो है पब्लिक सर्विस जो है दिया जा रहा है, जो लोग जो है क्या है नागरिक सुविधाएं देते हैं नागरिकों को, तो वहां पर ये कहा किया जा रहा है कि उसकी क्वालिटी को क्या किया जाए, सुधारा जाए। दूसरा है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, पारदर्शिता को बनाया जाए, और राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको वो जानकारी सही टाइम पर जो है मिल जाए। यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि सेव द टाइम ऑफ बोथ द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर जो है पारदर्शिता की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर जो है सूचना की बात की जा रही है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सर्विस इतना फास्ट होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि कस्टमर और सर्विस जो देने वाला है दोनों का क्या हो, टाइम की बचत हो। अब मैंने आपको ये बातें समझा दी हैं और उसके आधार पर आपको क्या करना है, फिर से इन चारों कथनों को पढ़ना है और आपको अब समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है इन बातों पर जो है खरा उतरता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय और गैर वित्तीय संसाधन जिसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा विकास संबंधी पहलों के लिए किया जाता है, उसका विवरण जनता के साथ साझा किया जाता है। ठीक है। और दूसरा कथन क्या है कि सामाजिक लेखा परीक्षा केंद्र इस प्रक्रिया को पूरा करने और बनाए रखने के लिए दिशा निर्देशों का एक स्पष्ट समूह प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B ई शासन सेवाएं प्रदान करता है। पहला आपका श्रम सुविधा पोर्टल, दूसरा है दीप पोर्टल, तीसरा है परिवेश पोर्टल और चौथा है उद्योग आधार। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑडी अल्ट्रम पोर्टम का सिद्धांत इस विचार से निकटता से संबंधित है कि पहला आपका ऑप्शन है किसी को स्वयं के लिए न्यायाधीश नहीं बनाया जाना चाहिए, दूसरा है किसी को सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, तीसरा है आपका कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति को मामले पर विचार करते समय निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, और चौथा है कि निर्णय उचित समय के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑडी अल्ट्रम पोर्टम के सिद्धांत के बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर आपको समझना ये है कि मान लीजिए न्यायालय में कोई मामला गया है और मामले में क्या है, दो पक्ष हैं, तो क्या किसी एक पक्ष को सुन करके आप किसी दूसरे पक्ष को दोषी ठहरा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह कहा जाता है कि आपको जो है दोनों पक्षों की बातों को सुनना होगा, और दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पक्ष को दोषी ठहरा सकते हैं। बिना सुने हुए जो है आप किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराए जा सकते। यही जो है यह सिद्धांत कहता है, जिसे हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पोर्टम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर कथन एक है कि एक JSPSC संबंधित राज्य विधायिका के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा गठित की जाती है, दूसरा है कि राष्ट्रपति JSPSC के अध्यक्ष के साथ साथ इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तीसरा है कि वे अपना पद 6 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो धारण करते हैं। और आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा क्या है, सही है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, UPSC की बात की गई है, इसके अलावा जो है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात की गई है। यहाँ पर जो है मान लीजिए स्टेट छोटे छोटे हैं या फिर 2 स्टेट ऐसा चाहते हैं कि उनका जो है क्या है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो यहाँ पर जो है संविधान जो है क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को यह क्या करता है, पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, JSPSC यानी कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या कर सकता है, बना सकता है। लेकिन यहाँ पर वो जबरदस्ती नहीं बना सकता। पार्लियामेंट क्या है, जो स्टेट ऐसा करना चाहते हैं उनके रिक्वेस्ट पर ही ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है
आप याद रखिएगा कि अगर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है तो उसके जो सदस्य होते हैं उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि जेएसपीएससी के जितने भी मेंबर होंगे उसका सभी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनका कार्यकाल क्या होगा? तो 6 वर्ष या फिर एज ऑफ 62 ईयर। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी में जो है क्या होता है? रिटायरमेंट एज 65 ईयर का होता है। लेकिन अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आते या फिर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट की जो एज है वो क्या हो जाती है? 62 ईयर। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको जो है सारे हिंट दे दिए हैं और अब आप आसानी से ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो ये 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और आप यहाँ पर चेक कीजिए कि इन 10 में से आपने कितना स्कोर किया है। आपको आंसर कल बता दिए जाएंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न क्या है कि भारत में कोरोना वैक्सीन के कमी के क्या कारण हैं और इस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसका विश्लेषण करें। तो यहाँ पर जो है एक न्यूज़ की मैंने चर्चा की थी और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप भूमिका में ये बता सकते हैं भारत के कई राज्यों में जो है जो वैक्सीन की कमी हो रही है, पहले तो उसकी आप चर्चा कर लीजिए कि आखिर जो है हमारे देश में ये भयावह स्थिति कैसे पैदा हो गई। उसके अलावा जो है आप ये बता सकते हैं कि भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जहाँ हमने देखा है ना कि भारत के द्वारा जो है बहुत सारे देशों को जो क्या किया गया है, वैक्सीन दिया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन खुद भारत का जनसंख्या जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये कमी क्यों आई है, आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप ये भी बता सकते हैं कि हम इससे निजात कैसे पाएँ, क्योंकि मैंने आपको अंतिम बताया था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसके वैक्सीन जो है अभी क्या है, ट्रायल फेज में है। और यहाँ पर जो है जो पहले से इन वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि सरकारी सहायता के द्वारा जो है उन्हें जो है नई फैसिलिटी बनाने के लिए पैसे सरकार दे सकती है, जिससे कि जो वैक्सीन का उत्पादन का जो रफ्तार है वो कंपनियां क्या कर सकें, बढ़ा सकें। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ट्रिब्यूनलों पर हालिया अध्यादेश कैसे फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करेगा, अपनी राय रखें। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले न्यूज़ में आपको बताया कि एफकेट को जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए एक अध्यादेश लाया गया है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो जाता है तो फिल्म निर्माताओं पर जो है ये किसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप भूमिका में क्या बता सकते हैं कि एफकेट का काम क्या था और किस आधार पर जो है एफकेट को बनाने का फैसला लिया गया था। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि 1983 में जो एफकेट को बनाया गया और क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे मुद्दों को जो है अगर आप कोर्ट में चर्चा करते हैं तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और उसी टाइम को बताने के लिए जो है क्या किया गया, एफकेट की निर्माण किया गया था। और यहाँ पर अगर ये ट्रिब्यूनल खत्म हो जाता है तो फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी और यहाँ पर जो है जो भी निर्णय आने में जो है क्या होगा, देरी होगा, क्योंकि हमारे न्यायालयों पर पहले से ही बहुत सारे जो हैं जो लंबित मामले हैं। तो इन सभी का जिक्र कर सकते हैं आप यहाँ पर और इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का यह संस्करण अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई हों तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं अगले समाचार विश्लेषण में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।